ओके। अब देखो जो आज का हमारा चैप्टर है जो हमने स्टार्ट करना है, इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब ये फोर्स क्या होती है और लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो देखो यहाँ पे मोशन आ रहा है। इससे पिछला चैप्टर जो हमने खत्म किया ना, मोशन था। यानी जो हमने पिछले चैप्टर में फॉर्मूले पढ़े हैं, तो पहले तो वो फॉर्मूले देख लो कौन कौन से हैं, और वो फॉर्मूले आपके फिजिक्स में यूज होते हैं आगे भी। ये नहीं कि वो चैप्टर खत्म होगा तो यूज नहीं होंगे वो फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस U ए टी। plus 8. फिर हमने पढ़ा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। फिर हमने पढ़ा है 2as इज 2AS इक्वल टू equal to v V स्केयर square minus U. माइनस यू स्केयर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। इन्हें हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहते हैं इन्हें? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ऐसे बोला जाता है। दे ऑल आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस तरीके से बोलते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी तरीके से हम लॉज पढ़ेंगे। अब कंफ्यूज ना हो जाना, लॉज अलग चीज है, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन है। न्यूमेरिकल करते हुए इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, और नए फॉर्मूले जो आएंगे उसकी जरूरत भी हमें पड़ सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स क्या होती है। फोर्स, तो जैसे आप देख रहे हो ये ट्रॉली को धक्का लगा रहा है, या ड्रॉल को खोलो या बंद करो, या अपने हाथों से बॉल को दबाओ या बैलून को दबाओ, तो ये सब फोर्स है। तो फोर्स की अगर हम बेसिक डेफिनेशन निकालें तो बेसिक डेफिनेशन बनेगी इट इज अ पुश और पुल। वेरी सिंपल, किसी चीज को खोलना, किसी चीज को बंद करना, सो इट इज अ पुश और पुल। सो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फोर्स, सो फोर्स इज पुश और पुल। एक दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फोर्स का सिंबल हम कैपिटल एफ लेते हैं। फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, जो मैं आगे डिराइव कराऊंगा। अभी तो मैं सब जस्ट बता रहा हूँ, आगे मैं डिराइव कराऊंगा। एसआई यूनिट फोर्स की याद है बेटा आप लोगों को? एसआई यूनिट फोर्स की, Newton. एसआई फोर्स, एसआई यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, एंड न्यूटन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो ये जो डेरिवेशन है ना, एफ इजिकल टू एम इंटू ए, एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन, सिंबल आपको पता है और ये फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये चीजें हमारी यूज होने वाली हैं। तो फोर्स है क्या? फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश एंड पुल। हम क्या कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से? हम किसी बॉडी को पुश कर सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, और शेप चेंज कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें। मतलब हमारे बिना फोर्स के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, चलना फिरना कुछ करना, सारी चीजें कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेटेड हैं। कोई भी हमारी एक्टिविटी हो, लिखना है ना, लिखना हो गया, सामान उठाना हो गया, सामान रखना हो गया, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ फोर्स। तो फोर्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। तो फोर्स की डेफिनेशन हुई पुश और पुल, और इसका फॉर्मूला हो गया एफ इजिकल टू एम इंटू ए, जिसकी डेरिवेशन हम करेंगे। ऐसा यूनिट न्यूटन है, न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं। अब एक चीज और, जैसे मैंने बताया कि जो फोर्स का फॉर्मूला है ये है एफ इजिकल टू एम इंटू ए। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 न्यूटन। मास गई 1 kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कोई आपसे पूछे भाई 1 न्यूटन फोर्स का मतलब बताओ, तो आप क्या बता सकते हैं? 1 न्यूटन फोर्स का मतलब बताओ। तो मैंने आपके सामने ये सारा लिखा हुआ है, 1 न्यूटन फोर्स का क्या मतलब है। देखो हम लिखेंगे F इजिकल टू एम इंटू ए, तो 1 न्यूटन इजिकल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई आपसे पूछे कि 1 न्यूटन फोर्स क्या होती है, तो आप बोलो जब किसी बॉडी का मास 1 kg हो और उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, ये मतलब होता है 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ बॉडी 1 kg एंड एक्सेलरेशन हैविंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये दो चीजें फुलफिल हो रही हो तो वो 1 न्यूटन फोर्स के बराबर होता है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? चेंज
इन शेप कर सकते हैं, बॉडी को मूव करा सकते हैं। तो कुछ जनरल चीजें हैं विच यू ऑलरेडी नो, दिस यू ऑलरेडी नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बैलेंस्ड फोर्स। अब समझना बैलेंस फोर्स क्या होती है। जैसे सपोज कर लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। एक स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे खड़ा किया और मैंने बोला इसको धक्का लगाओ। एक स्टूडेंट को मैंने इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा कर दिया और मैंने इसको बोला आप इसे धक्का लगाओ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से जो फोर्स लग रही है लेटस से 20 न्यूटन, और यहाँ से जो फोर्स लग रही है ये भी सपोज कर लो ये भी आपका 20 न्यूटन है। दोनों फोर्स 20 न्यूटन है। अब मुझे बताओ अगर दोनों साइड से दोनों बच्चे धक्का लगा रहे हैं और फोर्स सेम है तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव होगा? ऑब्जेक्ट मूव होगा कहीं पे कि नहीं होगा? बोलो जरा। It will not move. हाँ, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। फोर्स तो लग रही है बट मूवमेंट नहीं आ रही। इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ गया क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स मींस व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू सेम हो तो बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी। इसे कहते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। सो जस्ट कीप इन माइंड, ये सिर्फ ड्रॉ कर लेना, इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में आना चाहिए क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स समझने के लिए। अब हम समझते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आप इसे समझिए अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लेते हैं फिर से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को खड़ा किया, मैंने बोला आप इसे पुश करो। यहाँ पे एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने बोला आप यहाँ से पुश करो। ठीक है, और यहाँ से हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन और इस बच्चे ने फोर्स लगाया लेटस से 10 न्यूटन। ठीक है, ये 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ये 20 न्यूटन। कौन ज्यादा लगा रहा है? कौन ज्यादा लगा रहा है, 10 वाला या 20 वाला? 20 वाला। 20 वाला। तो बॉडी बॉडी राइट साइड में मूव करेगी या लेफ्ट में मूव करेगी? Right side. हाँ, राइट साइड। इसकी फोर्स ज्यादा है तो ये राइट साइड में बॉडी मूव कर जाएगी। अब ये बैलेंस्ड फोर्स हुआ या अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ? Unbalanced अनबैलेंस्ड, force. यस बिल्कुल सही, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर किसी बॉडी में मूवमेंट आ रही है, आप किसी बॉडी को धक्का लगा रहे हो और वो मूव कर रही है, इसका मतलब आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो। तो इन दो चीजों से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, नंबर 1, टू मूव अ बॉडी अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी बॉडी अगर मूव होगी तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। टू मूव अ बॉडी अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर फोर्स बैलेंस हो गई तो बॉडी मूव नहीं करेगी। नोट नंबर 2, इफ फोर्स गेट बैलेंस्ड बॉडी विल नॉट मूव। इफ फोर्स गेट बैलेंस्ड, अगर फोर्स बैलेंस्ड हो जाती है देन बॉडी विल नॉट मूव। लो अब मैं एक थर्ड एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे बताना। मान लो ये एक बड़ा पत्थर है, ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत बड़ा स्टोन है। मैंने यहाँ पे नवल को बोला आप इसे पुश करो, फोर्स लगाओ, जितनी फोर्स लगा सकते हो लगाओ। अब ये स्टोन मूव नहीं हो रहा, ये स्टोन मूव नहीं हो रहा, तो अब ये बैलेंस्ड फोर्स में है या अनबैलेंस्ड फोर्स में है? बोलो, ये बैलेंस फोर्स में है या अनबैलेंस फोर्स में है? बॉडी मूव नहीं हो रही, ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सोच के। अगर बॉडी मूव नहीं बैलेंस जाती फोर्स। है तो अनबैलेंस फोर्स है। आप फोर्स लगा रहे हो, आपकी फोर्स इसको ओवरकम नहीं कर पा रही, यानी बैलेंस कर रही है, ये स्टोन बैलेंस कर रहा है। अब किसी बड़े बंदे को बुलाया, उसको बोला धक्का मारो, उसने धक्का मारा, स्टोन गिर गया, मूव कर गया, फिर वो कौन सी फोर्स है? अनबैलेंस। तो आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया? हमें मोटा मोटा ये समझ में आया कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाया और वो मूव कर गया, तो फोर्स कौन सी रही? कौन सी रही होगी फोर्स?
Balanced force. Balance. हाँ, मूव कर गया बेटा, मैंने ये बोला है मूव कर गया। Unbalanced. अनबैलेंस, Unbalanced force. आपने किसी बॉडी को पुश किया और वो मूव नहीं हुई तो आपकी फोर्स बैलेंस हो गई, ठीक है ना। आपकी Balance. फोर्स, तो बॉडी कब मूव करेगी, जब आपने फोर्स जो लगाई है वो ग्रेटर हो। तो यहाँ पे हमने एक अलग एग्जांपल ली, यहाँ पे एक हमने अलग एग्जांपल ली, यहाँ पे हमने एक अलग एग्जांपल ली। तो हमने 3 सिचुएशन समझी जहां पे हमने बताया बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अब आप मोटा मोटा अपने दिमाग में ये डाल लो कि बैलेंस फोर्स वो होता है जहां पे दोनों साइड से फोर्स सेम लग रहा हो और ऑब्जेक्ट मूव ना हो रहा हो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा तो बैलेंस फोर्स है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मूवमेंट आई है, यहाँ पे नो मूवमेंट लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे। तो इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे ड्रॉ करके ना जो मैंने लिखा है उतना लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपका आएगा नो मूवमेंट, नो मूवमेंट यानी बैलेंस फोर्स। यहाँ पे मूव कर जाएगी बॉडी, यहाँ मैंने लिखा है बॉडी गॉट मूव्ड, तो मूव हो गई यानी मूवमेंट आ गई, तो अनबैलेंस फोर्स। फिर मैंने एक अलग एग्जांपल दे दी और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया नो मूवमेंट, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया नो मूवमेंट। तो नो मूवमेंट मतलब ये भी कौन सी फोर्स है, बैलेंस फोर्स। यानी स्टोन को भी अगर आपने मूव करना है तो स्टोन का वेट है, उसके वेट से ज्यादा फोर्स लगेगी तभी बॉडी मूव होगी, ठीक है ना। लेटर से, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, लेटर से इस बच्चे का मास 35 है और इस स्टोन का मास 50 केजी है। तो 50 केजी मास, अपना वेट 50 मान लो, वेट इसका 50 न्यूटन है, ऐसे मान लेते हैं। स्टोन का वेट 50 न्यूटन है और ये है 35, मान लेते हैं इसका वेट 35 केजी, ठीक है। न्यूटन, वेट इज न्यूटन, ऐसे मान लो 35 न्यूटन है, ये 50 है, तो ऑब्वियसली 35 इससे कम है तो ये इसको पुश नहीं कर पाएगा। अब कोई बड़ा बंदा है, वो मान लो वो 80 न्यूटन की फोर्स लगाता है और 50 न्यूटन इसका है, तो वो बॉडी मूव कर जाएगी। अब मैंने यहाँ पे वेट बोला तो कई बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेट और ये मास का क्या कंसेप्ट है। तो अब मैं इसे समझाता हूँ, जरा एक बार समझ लो और इसे नोट कर लेना। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा मास और एक होता है वेट। मास जो है और वेट जो है, इसमें क्या फर्क है। वेट का सिंबल F या फिर W दिया जाता है, यानी वेट इज फोर्स बेसिकली। मास का सिंबल M होता है और इसकी यूनिट केजी होती है, ध्यान रखना। मास का सिंबल M होता है, इसकी यूनिट केजी होती है। वेट का सिंबल F होता है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। और वेट का फॉर्मूला होता है M इंटू जी या फिर ए बोलिए जी बोलिए, एक ही बात है। एक्सेलरेशन, जी का मतलब ग्रेविटी, ये मैं ना बाद में बताऊंगा। एक्चुअली मैंने यहाँ समझाते हुए मास और वेट का कंसेप्ट यूज कर लिया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी। मास की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी। और वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, जो हमारी अर्थ है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो अपनी तरफ खींचने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यानी मास के साथ अगर जी लग जाए तो इसकी यूनिट ये फोर्स के बराबर हो जाती है और इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ये अकेला मास है, तो अकेला मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, और अमाउंट ऑफ मैटर के साथ अगर अर्थ का खिंचाव जुड़ जाए तो उसे हम वेट कह देते हैं। तो मैंने वेट की टर्म में बताया, ठीक है, इसे वेट कह देते हैं और इसकी यूनिट जो है न्यूटन है, याद रखना। वेट और मास दो अलग चीजें हैं। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, वेट मतलब मास इनटू जी या ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका यूज खैर आपके लेवल पे नहीं है, एक्चुअली मैंने ये वर्ड यूज किया तो मैंने ये आपको बता दिया। सो लेट्स मूव नाउ। तो अब देखो, आपको मैंने बताया बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के एग्जांपल से समझाया। अब आप इसे नोट कर लो। नाउ सी, वी आर मूविंग ऑन द अनदर टॉपिक। दैट टॉपिक इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने फोर्स पढ़ा और फोर्स से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ ली। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। इक्वेशन नहीं है ये है लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक और नाम है
also called law of inertia, also called law of inertia. So name of the topic which we are learning is called first law of motion, also called law of inertia. अब मैं इसको समझाता हूँ क्या है, फिर मैं यहाँ से समझाऊंगा और फिर मैं इनर्शिया का भी मतलब बताऊंगा। देखो, मान लो ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वेट जो भी हो। ये पत्थर इस ए पॉइंट पे पड़ा हुआ है, आप इसको धक्का नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप 2 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ, 4 महीने बाद आओ, साल बाद आओ, अगर किसी ने इसको धक्का नहीं लगाया तो ये पत्थर ए पॉइंट पे ही पड़ा रहेगा। यही कहता है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उस पे कोई फोर्स ना लगाएं। फिर से सुनो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं। मान लेते हैं एक पत्थर है, वो मूव करी जा रहा है। क्या कर रहा है? मूव। आप उसको रोक नहीं रहे, मूव करी जा रहा है। एक पत्थर है, ऑब्जेक्ट है, वो मूव करी जा रहा है, आप रोक नहीं रहे, तो वो मूव करता रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाओ। बट एक्चुअल में ना ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, फ्रिक्शन पढ़ा आपने छोटी क्लासेस में, तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाया तो फ्रिक्शन के कारण वो अपने आप रुक जाएगा। तो हम उस केस में बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट नो फ्रिक्शन। फिर ये लॉ वैलिड होता है, नो फ्रिक्शन। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के ना रोकें। ठीक है ना, गॉट इट। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। अब फिर से सुनो, मैं एक बार ध्यान से अब दोनों चीजों को क्लब करूंगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका पूरा नाम बनेगा, न्यूटन ने दिया था ये सारा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मूवमेंट मतलब मोशन, will remain in its own state, will remain in its own state until some external force is applied। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखो डेफिनेशन, an object remains in the state of rest or motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force। तो ये है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, states that an object remains in the state of rest or uniform motion until some external force is applied। तो मैंने और सिंपल बोल दिया, तो मैं अपने सिंपल वर्ड्स में इसको दोबारा लिख देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन states that if a body is in a state of rest, states that if a body is in the state of rest, बेटा लिख लो, rest or motion will continue its state, until some external force is applied, continue its state until some external force is applied। लो जी, नोट कर लो एंड लर्न कर लो जल्दी, एंड सेम ही डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ लिया, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स ना लगाए, कोई धक्का ना लगाए, तो इसे कहते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक और है इसका, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक उसको रोका ना जाए, बट एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको रोक देती है। बट अगर फ्रिक्शन को हम एलिमिनेट कर दें तो बॉडी रुकेगी नहीं। तो ये कंसेप्ट है जो आपको फिलहाल समझ में आता है। अब यहाँ पे एक इनर्शिया टर्म है, इनर्शिया को हम समझ लेते हैं क्या होता है इनर्शिया। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनर्शिया। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ आपको इनर्शिया समझाने के लिए। देखो क्या होता है इनर्शिया। जैसे मान लो एक बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, जिसका वेट है 500 न्यूटन।
स्टोन है बहुत बड़ा, जिसका वेट है 500 न्यूटन। अब मैंने यहाँ पे एक बच्चे को खड़ा कर दिया, मैंने बोला इसको धक्का लगाओ, और बच्चे का वेट है लेटस से 35 न्यूटन। अब ये पूरी जिंदगी लगा रहे हैं यहाँ पे, पूरी जिंदगी लगा रहा है, ये पत्थर हिलेगा ही नहीं। इसी को इनर्शिया कहते हैं, इसी को इनर्शिया कहते हैं। यानी जो वेट है ना, मास, अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया का मतलब होता है जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी और अपने आप को रखने की कोशिश करेगी। अगर उसके ऊपर फोर्स उसके वेट से कम लग रहा है तो वो बॉडी मूव नहीं होएगी, यानी इसे इनर्शिया कहते हैं। देखो इनर्शिया की डेफिनेशन, in other words, all objects resist a change in their state of motion or rest. In a quantitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. तो इनर्शिया की सिंपल डेफिनेशन क्या बनी? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, यानी मैं अब इनर्शिया की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लिख लेना। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट change in rest or motion. It is the ability of the body, it is the ability of the body to resist, resist होता है रोकना, resist change in state of rest और मोशन, इसे कहते हैं इनर्शिया। जैसे आप कोई बहुत बड़ी बॉडी है, इसको आप धक्का मारो तो उसका वेट इतना ज्यादा है कि ये अपनी बॉडी, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, यानी रेजिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजिस्ट। अब कोई जैसे ना, अब जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चला रहे हो तो ऑलरेडी मोशन में हो, आपने ब्रेक मारी तो ब्रेक मारते मारते रुकती नहीं है, थोड़ी स्किट करके रुकती है, थोड़ी आगे जाके रुकती है। क्यों रुकती है? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी मोशन में थी, आपने ब्रेक मार दी। तो बॉडी अपने मोशन को बनाए रखने के लिए थोड़ा आगे जाके रुकती है, एकदम से नहीं रुकती। कारों में भी ऐसे होता है, बस में भी ऐसे होता है, आपने देखा होगा कई बार बस के आगे कोई आ जाए तो एकदम से वो ब्रेक मारते हैं, एकदम से ब्रेक मारते हैं तो रुक नहीं पाती एकदम से बस। क्यों नहीं रुक पाती? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी मोशन में है। तो मोशन में है तो बॉडी की कोशिश रहती है मोशन में ही रहे, रेजिस्ट करती है रोकने पे, इसलिए स्किट लग जाती है और आगे तक चला जाता है। तो समझ में आया ना इनर्शिया? तो इनर्शिया जो है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, यानी जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब इतनी ही उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जैसे मान लो एक मोटा बच्चा किसी सीट पे बैठ जाए, दूसरा पतला बच्चा उसको धक्का मारे, तो कई बार पतला बच्चा धक्का मारेगा ना तो पतला बच्चा ही गिर जाता है। ऐसा होता है, पतले बच्चे ने धक्का मारा, पतला ही गिर गया, मोटा गिरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जो मोटा बच्चा है उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है। ज्यादा होने से जो पतले बच्चे ने फोर्स लगाई वो इतनी कम थी कि वो हिल भी नहीं पाया, तो इसे कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया मतलब एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहाँ पे एक नोट लिख लो, इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। क्या है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मतलब मास इज इक्वल टू इनर्शिया, ऐसे समझ लो। आप ऐसे बोल सकते हो, मास इज इक्वल टू इनर्शिया। अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। अब मुझे ये बताओ, साइकिल का इनर्शिया ज्यादा होगा या ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा? मुझे रीजन भी बताना। बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? एनीवन? साइकिल का इनर्शिया ज्यादा होगा या ट्रक का? ट्रक का, बिल्कुल सही। क्यों होगा ट्रक का ज्यादा? ट्रक का सर, क्योंकि वो भारी वेट कवर करता है। वेरी गुड। अच्छा, ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा या ट्रेन का ज्यादा होगा? ट्रेन। ट्रेन का। क्यों होगा ट्रेन का ज्यादा? सर वो ट्रेन बहुत का मास ज्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन का मास ज्यादा है। अच्छा, एक मोटे बच्चे का इनर्शिया ज्यादा होगा या पतले बच्चे का? बच्चे का सर। मोटे बच्चे का इनर्शिया ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मोटे बच्चे का मास ज्यादा है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दी हैं। तो एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए दी जाती हैं और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। आई होप सो। Try to see few examples related to inertia. ठीक है, देखो अब जरा पहली एग्जांपल। जब आप कैरम खेलते हो तो कैरम खेलते हुए ना आप अपने स्ट्राइकर से बहुत जोर से नीचे वाले गिट्टी पे स्ट्राइक करते हो, तो आपने देखा होगा कि सारी गिट्टी नहीं गिरती, सिर्फ नीचे वाली निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाली बॉडी है वो इनर्शिया के कारण रेस्ट पे है,
तो जो स्ट्राइकर ने सिर्फ एक गिट्टी को, जो एक कॉइन है उसको हिलाया, तो सिर्फ एक कॉइन निकलती है, बाकी कॉइन रेस्ट मेंटेन करती है और ऐसे गिर जाती हैं। एक और एग्जांपल, एक कार्डबोर्ड लो और उसके ऊपर कॉइन रखो, 5 का कॉइन, और कार्डबोर्ड को ना फ्लिक करो, देखो यहाँ पे फ्लिक कर रहा है, मतलब पुश करो बहुत जोर से, ऐसे फिंगर से बहुत जोर से पुश करो। तो जैसे ही आप जोर से पुश करोगे ना, तो आपकी फोर्स किस पे लगी, ये कार्डबोर्ड पे, कॉइन रेस्ट पे था, तो कार्डबोर्ड मोशन में आ गया, बट कॉइन इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहेगा और इसके अंदर गिर जाएगा, कप के अंदर। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्डबोर्ड के ऊपर हम जब कॉइन रख के उसे फ्लिक करते हैं तो कॉइन ग्लास में गिरता है, बाहर क्यों नहीं गिरता, तो इसका आंसर ये है कि जब हम फ्लिक करते हैं तो जो कार्डबोर्ड है वो मोशन में आ जाता है, बट जो कॉइन है वो इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहता है। इनर्शिया मतलब मास, इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहता है और फ्लिक करने पे रेस्ट मेंटेन करता है और कप में गिर जाता है और पेपर बाहर निकल जाता है। सो देखो, व्हेन अ प्लेइंग कार्ड इज फ्लिक्ड with the finger, the coin placed over it falls in the tumbler due to inertia। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको मैंने समझा दी, और ये इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब मास, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। सो ये चीज आप इस तरीके से समझ पाए। अब देखो यहाँ पे मैंने इनर्शिया के बारे में लिखा भी है कुछ, क्या लिखा है, इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, टू resist a change in its state of motion or rest। The mass of object is measure of inertia। मतलब मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये इनर्शिया की प्रॉपर डेफिनेशन भी है और ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो हम इसका रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रिजल्ट ये बनता है, मोर इज मास, मोर इज मास, मोर इज इनर्शिया, मोर इज इनर्शिया। तो ये चीज आपको अब समझ में आ गई। इनर्शिया आपके फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल और अ स्टोन। बताओ पहले का आंसर क्या है, अ रबर बॉल और अ स्टोन। स्टोन, वेरी गुड, स्टोन। Stone, sir. स्टोन ऑफ सेम साइज, स्टोन। अच्छा दूसरा, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। बताओ इसमें किसका बी Train. पोर्शन में, ट्रेन, क्योंकि Train, ट्रेन sir. ज्यादा है। अब 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, तो ये आ गया आपका 5 रुपए rupees. coin। रुपी कॉइन। ठीक है, सो गॉट इट, Sir. गॉट इट ना। तो अब Yes. इससे, हाँ बस आज इतना ही कराऊंगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। एक क्वेश्चन नोट कर लो जो आपने मुझे अगली क्लास में बताना है। क्वेश्चन है कि जब आप क्या कहते हैं बस में बैठे होते हो, ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है। जब आप बस में बैठे होते हो तो बस चलना शुरू करती है, तो जैसे मान लो बस है, आप बस में बैठे हो, ठीक है, ऐसे मैं पैर दिखा देता हूँ, ये सीट दिखा देता हूँ, बैठे हो। तो जब बस चलना शुरू करती है, जैसे ही बस चलना शुरू करती है तो आपको ना पीछे को जर्क लगता है। कहाँ को जर्क लगता है, पीछे को, मतलब आप पीछे को चलते हो। और जब बस रुक जाती है, जब ये बस मूव करती है तो पीछे को जर्क जर्क लगता है। और जब बस रुक जाती है, रुकती है ब्रेक लगा के, तो आपकी मुंडी आगे चली जाती है, आपका सिर जो है अगले वाले के सिर से टकरा जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना है आपने नेक्स्ट क्लास तक। और इस क्वेश्चन को हम इस तरह से पूछेंगे, when a bus starts moving, passengers fall backward, why? And when moving bus stops, passengers fall forward, why? तो ये सारा इनर्शिया पे बेस्ड है, आप इसे सोचिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कराऊंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आप इसे याद करेंगे।